विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था मुकदमा क्या होता है और मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं। इस क्रम में हमने सारे मुकदमों को 4 प्रकार की कैटेगरी में बांट के समझा था, जिसमें पहले समझे थे आपराधिक वाद या फौजदारी मुकदमे या क्रिमिनल केस। दूसरे प्रकार के मुकदमों को हमने समझा था सिविल वाद या दीवानी मुकदमे। तीसरे प्रकार के मुकदमों को हमने समझा था राजस्व वाद या रेवेन्यू मुकदमे। चौथे प्रकार के मुकदमों को हमने समझा था टैक्स के मुकदमे। तो साथियों, इन चारों में से आज सबसे पहले अब हम एक एक प्रकार के मुकदमे को विस्तार से समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि आपराधिक मुकदमे क्या होते हैं। साथियों, हमारे कानून में 2 प्रकार के काम बताए गए हैं। वैसे तो अगर आप देखें फौजदारी वाद, तो फौजदारी शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर समझेंगे तो समझ में आता है 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो जाना, जिसको कि यही समझा जाता है 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया, फौजदारी हो गई, तो उससे जो केस बने वो फौजदारी केस। लेकिन ऐसा नहीं है। फौजदारी केस में इसको फौजदारी केस में और आगे इसमें तमाम मुकदमे आते हैं। 2 पक्षों के लड़ाई झगड़े से संबंधित मुकदमे नहीं आते, बल्कि कई प्रकार के मुकदमे आते हैं। अब कौन से वो मुकदमे हैं जो फौजदारी मुकदमों में चलाए जाएंगे, तो इसको फौजदारी मुकदमा ना समझ के आप इसको आपराधिक मुकदमों की कैटेगरी समझिए। दीवानी फौजदारी मुकदमों को फौजदारी मुकदमा ना समझ के इनको आप आपराधिक मुकदमे या क्रिमिनल केस समझेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो क्या होते हैं फौजदारी या आपराधिक केस या क्रिमिनल केस, हम समझते हैं। तो हमारे कानून में भारत में केंद्र लेवल पर 1500 से अधिक कानून हैं और इसी तरह उत्तर प्रदेश के हमारे 1000 से अधिक अपने कानून हैं। तो हम उन सारे कानून जो बने हैं उन सारे कानूनों को लागू किया जाता है। अब उन कानूनों में 2 बातें बताई गई हैं। एक तो वो काम बताए गए हैं जिनको उनमें आपसे करने के लिए कहा गया है। अगर आप उन कामों को नहीं करते हैं तो वो अपराध हो जाता है, अपराध माना जाता है और वो मुकदमा आपराधिक मुकदमा बन जाता है, क्रिमिनल केस बन जाता है। दूसरे वो काम हैं जिनमें आपसे ना करने को कहा गया है और फिर भी आप वो काम करते हैं तो भी वो अपराध हो जाता है और उससे अपराध होने से जो मुकदमा बनता है वो भी आपराधिक मामला या क्रिमिनल केस बन जाता है। तो हम समझें कि कानून में हमसे क्या करने को कहा गया है, अगर हम उन्हें ना करें तो अपराध हो जाएगा। जैसे आपसे कहा गया है आप हेलमेट लगाएंगे, मोटरसाइकिल पर चलेंगे तो, और आप हेलमेट नहीं लगाते तो आपने अपराध कर दिया। कार में चलेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, आपने नहीं लगाया तो आपने अपराध कर दिया, मुकदमा चलेगा। आप अपने नाबालिग बच्चों को अगर उनके जीवन यापन का कोई गुजारे का कोई साधन नहीं है तो खर्चा देंगे, अलग रहने पर भी नहीं देते हैं आप, अपराध हो जाता है। आप अपने बूढ़े माँ बाप को भी खर्चा देंगे, अगर उनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है तो आप नहीं देते, अपराध हो जाता है। तो जिन काम को करने के लिए कानून आपसे कहता है वो आप नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप अपराध कर रहे हैं और आपके ऊपर आपराधिक विधि के तहत क्रिमिनल केस चलेगा। अब कानून में वो कौन सी बातें हैं जिन्हें ना करने के लिए कहा गया है। आपसे कहा गया है आप चोरी नहीं करेंगे किसी के घर, आप किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, आप किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, किसी का सामान जबरदस्ती नहीं लेंगे, किसी का सामान छीनेंगे नहीं, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे किसी की। तो फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काम अपराध हो जाते हैं और इनकी तरफ चलने वाले मुकदमे जो हैं वो आपराधिक मुकदमे हो जाते हैं। ऐसा नहीं। अब तो इससे आप समझ गए कि हमें दोनों बातों को फॉलो करना है। भारत आज़ाद है, आप कहने लगे मैं तो साहब जो मेरी मर्जी आए वो करूँगा, ऐसा नहीं। आपको जो करने कहा गया वही करेंगे, ना करने कहा गया वो नहीं करेंगे। ये नहीं है जो आपने गाना सुना था मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आप सोचते हैं जो उसमें गाया गया था 20 सड़क पे खोदूं गड्ढा मेरी मर्जी, जिसको चाहूं मारूं टक्कर मेरी मर्जी, नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप वहां तक आजाद हैं, आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन वो आज़ादी वहां तक दी गई है जहां तक आपकी आज़ादी दूसरे की आज़ादी को प्रभावित ना करती हो। अगर आपकी आज़ादी दूसरे की आज़ादी को प्रभावित करेगी तो अपराध हो जाएगा और आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। अब साथियों, अपराध हो जाने पर क्या होता है। मान लीजिए कोई अपराध हो गया, किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने कोई अपराध कर दिया, किसी के साथ
बलात्कार कर दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी को मार पीट दिया, किसी का सामान छीन लिया, कोई अपराध कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो मुकदमा ट्रायल के लिए, इंसाफ के लिए कोर्ट में लाया जाएगा। कोर्ट में मुकदमा जब आएगा ट्रायल के लिए, उसको अदालत उसमें इंसाफ करेगी, उसको जिन रास्तों से गुजरना होगा उसको ट्रायल कहते हैं, विचारण कहते हैं, या उसका प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में मुकदमा जज सारी चीजों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं, उसे जजमेंट कहते हैं। तो अदालत तक मुकदमा लाने के लिए कौन से रास्ते हैं? अपराध हो जाने के बाद जो मुकदमा अदालत तक आता है उसके लिए भी कानून में रास्ते तय किए गए हैं, और वो केवल दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है एफआईआर हो जाए, एफआईआर का विवेचना हो, जांच, जो पुलिस विवेचना करती है, जांच करती है, उसे विवेचना कहते हैं, वो विवेचना हो, और विवेचना के बाद सारे सबूत इकट्ठे करके जो अदालत के सामने दस्तावेज और सबूत पेश किए जाते हैं, उसके बाद अदालत उस पर इंसाफ करने के लिए जांच करती है, ट्रायल करती है, विचारण करती है। दूसरा रास्ता है परिवाद के माध्यम से। यदि परिवाद के माध्यम से भी सीधे केस अदालत के सामने लाया जाता है, उस पर भी अदालत जांच करती है, विचारणा करती है, और बाद में अपना फैसला सुनाती है। तो ये प्रोसेस है अदालत में मुकदमा पहुंचाए जाने का। अब साथियों, हम ये समझेंगे कि एफआईआर से, जब एफआईआर के बाद ज्यादातर आम जनता की नजर में जितनी बातें हैं वो ये है कि अपराध विचारण जो होता है, ट्रायल जो मुकदमा जो पहुंचता है, वो एफआईआर के बाद ही पहुंचता है। तो हम यहाँ ये समझेंगे एफआईआर होती क्या है, एफआईआर क्या है। एफआईआर का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो इंग्लिश में है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट आम अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए तो कोई घटना घटी, कोई अपराध हुआ, उसकी सूचना थाने को दे दी गई, तो समझ लो सूचना तो पहुंच गई, प्रथम सूचना वो, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं, उसको एफआईआर नहीं कहा जाएगा। एफआईआर जब कोई घटना घटित होती है और जो व्यक्ति उस घटना घटित होने के, आपराधिक घटना घटित होती है, और जो भी व्यक्ति उस अपराध की घटित होने के बारे में जानता है, वो जाकर थाने को सूचना देगा। वो सूचना हमारी जो कानून में लिखा है वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। अगर वो मौखिक सूचना देता है तो नियम अनुसार, कानून में लिखी हुई किताबों के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार साफ लिखा है कि अगर कोई मौखिक सूचना देता है किसी अपराध के होने की, तो थाने का जो अधिकारी है वो उस सूचना को लेखबद्ध करेगा, लिखेगा, उस पर उसके हस्ताक्षर कराएगा और उसकी एक कॉपी उसको फौरन दे देगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना करके उस बात को, पूरी घटना को लिख करके एक कागज पे एप्लीकेशन देता है कि यहाँ इस टाइप की एक घटना घटित, आपराधिक घटना घटित हो गई है, तो थाने का जो अधिकारी है वो उसको अपने यहाँ दर्ज करेगा, और दर्ज करने के बाद उसको उसकी एक कॉपी फ्री में उस व्यक्ति को दे देगा। तो साथियों, ये तो हो जाती है एफआईआर। अब एफआईआर कौन करा सकता है? या तो वो व्यक्ति कराएगा जिसके साथ घटना घटित हुई है, जो पीड़ित है, जिसके साथ अपराध हुआ है, वो व्यक्ति एफआईआर कराएगा। या फिर किताब के अनुसार जो सीआरपीसी में व्यवस्था दी गई है, मैं अपने लॉ के स्टूडेंट साथियों को बताना चाहता हूं कि वो धारा 154 सीआरपीसी को पढ़ें, तो उसमें लिखा गया है कोई भी व्यक्ति जो अपराध होने के बारे में जानकारी रखता हो वो थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है, वो उसका वादी बन जाता है। तो अब एफआईआर का महत्व क्या है हम ये जानेंगे। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर में कुछ कॉलम होते हैं जिनमें पहले लिखा जाता है, उसको एक केस नंबर दिया जाता है, घटना की तारीख लिखी जाती है, घटना का समय लिखा जाता है, घटना का स्थान लिखा जाता है, घटना का विवरण होता है, उसमें सूचना देने वाले का नाम होता है, वादी का, उसमें कितने मुलजिम हैं, किस किसने अपराध किया है उनके नाम होते हैं, और घटना का पूरा विवरण होता है। इस घटना की अब जांच किसको दी जा रही है उसका विवरण होता है पूरा। वे सारे कॉलम जब पूरे करने के बाद आपको एक कॉपी दी जाती है, उसको एफआईआर कहते हैं। तो वो एफआईआर का महत्व क्या है? एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है साथियों। आपराधिक मुकदमे की जड़ है एफआईआर, क्रिमिनल केस की जड़ ही एफआईआर है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपको समझना होगा कि इसका क्या महत्व है।
एफआईआर में व्यक्ति को घटना के संबंध एक टाइप से दायरा निश्चित कर दिया जाता है। दूसरी चीज ये आशा की जाती है कि अब जो जिस समय घटना घटी है उसी समय व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई है, तो घटना की सच्ची और सही और ताजा जानकारी उसके पास है, वो उसने दी है। तो उसके बाद उसमें कुछ बढ़ोतरी होना पर यह माना जाता है कि अब ये साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है, या फिर उसमें से कुछ कम किया जा रहा है तो भी साजिश के तहत किया जा रहा है। मतलब ये है कि वादी को घटना जो घटित हुई है उसका दायरा सीमित हो जाता है और आगे चल के उन्हीं विषयों पर मुकदमा चलता है। घटने बढ़ने की संभावनाएं इसमें कम होती हैं। हालांकि कानून में प्रावधान दिए गए हैं कि कोई बात नई सामने आती है तो उसमें बढ़ोतरी, मुलजिमों के नामों की भी बढ़ोतरी हो सकती है या कोई और तथ्य भी जोड़े जा सकते हैं। तो साथियों, एफआईआर के विषय में आज समय को ध्यान में रखते हुए अगर डिटेल में बताऊं तो मामला ज़्यादा लंबा चला जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इतना ही जानकारी आपको देना चाहता हूं। और एफआईआर दर्ज कराने के लिए में जो तहरीर दी जाती है, जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है या जो सूचना दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको हम या तो तहरीर कहते हैं या फिर प्रार्थना पत्र कहते हैं या शिकायत कहते हैं या कंप्लेंट कहते हैं, उसको इन नामों से जाना जाता है। तो जो बातें उसमें लिखी होंगी उन्हीं के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। तो तहरीर में जो बातें लिखी हैं उन बातों को किस तरीके से लिखा जाए जिससे कि मुलजिम सजा पाने से बच ना पाए और न्यायाधीश महोदय को, जज साहब को इंसाफ करने में मदद मिले। इसलिए तहरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी आपकी तहरीर होगी, जो तहरीर में लिखा होगा उसी के आधार पर धाराएं उसमें लिखी जाएंगी, उसी के आधार पर आगे मुकदमा चलेगा। तो तहरीर बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कंप्लेंट जो प्रार्थना पत्र है आपका बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज होती है। तो एक अच्छी तहरीर में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए इस विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।